अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी आम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए के साथ इत्तेहाद करने के ऐलान के बाद आज उनकी हुकूमत को अक्सरियत साबित करनी थी। एक बड़ा चैलेंज बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद के लिए स्पीकर को हटाने का था। ख़ास बात यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास हो गई है। वोटिंग में स्पीकर के खिलाफ 125 वोट पड़े, जिसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार एतमाद का वोट भी जो है वो हासिल कर लेंगे। गज़ा में इसराइल की जानिब से जारी जारहियत अपने उरूज पर है। 28,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब इसराइल गज़ा के रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई उसने शुरू कर दी। रात भर रफ़ा पर इसराइली फ़ज़ाई और समंदरी हमलों में कम अज़ कम 70 के करीब फ़लस्तीनी, जबकि 24 घंटों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। दरी असना हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के बेटे की इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में शहीद होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। 22 साला हाजिम हनिया मुबैना तौर पर 10 फरवरी को शहीद हो गए थे। इसी बीच हमास ने दावा किया है कि इसराइली बमबारी में 2 यरगमाली जो है वो हलाक हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि हमास की कैद से 2 यरगमालियों को उन्होंने आज़ाद करा लिया है और कहा है कि उनकी हालत बेहतर है। वाज़ह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा पर मरकूज़ है, जहाँ लाखों बेघर अफराद जमा हैं। रफ़ा दरअसल गज़ा का एक छोटा सा इलाका है, जहाँ गज़ा की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वह एक छोटे से इलाके में आकर सिमट गया है। 14 लाख अफराद वहाँ पनाह लिए हुए हैं, जबकि इसराइल वहाँ पर हमास के ख़िलाफ़ एक बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के नाम पर जो है वहाँ बमबारी कर रहा है और वहाँ हलाकतें जो है वो बढ़ने का ख़दशा जो है इससे ज़ाहिर हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल को गज़ा के गंजान आबादी सरहदी कस्बे में हमास के अस्करी विंग के ख़िलाफ़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल एतबार और काबिल अमल मंसूबे के बग़ैर फ़ौजी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि हमास ने अमरीकी सदर जो बाइडन की बयानबाजी को महज हवाई फायर करार देते हुए फ़लस्तीनियों के क़त्ल आम में उसे इसराइल का मुकम्मल हामी करार दिया। और आज जब रफ़ा पर हमले हुए हैं, इसके बावजूद अमेरिका की खामोशी यही ज़ाहिर कर रही है कि वो अब भी इसराइल के शाना बशाना खड़े होकर वो भी क़त्ल आम में बराबर के शरीक हैं। वह हमास के अल-अक़सा टेलीविज़न स्टेशन ने क़ब्ल हमास के एक नामालूम अहलकार के हवाले से कहा था कि रफ़ा पर कोई भी हमला अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात को ख़त्म कर देगा। और अब हमास ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। इस हमले का जवाब हमास की तरफ से किस तरीके से दिया जाएगा, ये देखना जो है वो अहम होगा। इसी दरमियान फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम इस्लामिक जिहाद के सरबराह से हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने मुलाकात की है और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है और कहा है कि उन्होंने जंगी महाज पर साबित कदम रहने और इसराइल के ख़िलाफ़ फ़तह तक मजबूती से काम जारी रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि रफ़ा में अब 14 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और रफ़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई अब तक के सबसे बड़े क़त्ल आम का बाइस बन सकती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एहतिजाज के बाद तशद्दुद मामले में पुलिस ने मज़ीद 25 अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिसके बाद कुल गिरफ़्तारियों की तादाद 30 हो गई है। हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे के इन्हिदाम पर एहतिजाज की जुर्अत की सज़ा के तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई को जमीयत उलमा हिंद ने इंतहाई ज़ालिमाना करार देते हुए उसे फ़ौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तंजीम के एक नुमाइंदा वफ़द की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंकशाफ किया कि पुलिस की ज़्यादती, जानिबदाराना कार्रवाई और अंधाधुन गिरफ़्तारियों की वजह से हज़ारों की तादाद में मुसलमान वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। और जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद का एक मुश्तरका वफ़द हल्द्वानी पहुँचा था और SDM सिटी मजिस्ट्रेट और मकामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज से उसने मुलाकात भी की थी। वफ़द ने हल्द्वानी के इलाके में जहाँ मदरसा और मस्जिद मुनहदिम कर दी गई थी, उस इंतज़ामी कार्रवाई के बाद पुलिस इंतज़ामिया की जानिबदाराना और इंतकामी कार्रवाई पर सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया। वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद को एक ख़त लिखा है, जिसमें इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है।
مولانا مدنی نے مذہبی مقامات کے انہدام میں جلد بازی پر بھی سوال اٹھائے اور اس کا مستقل حل نکالنے کی طرف توجہ دلائی۔ وہ وفد جو وہاں پہنچا تھا اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ ہلدوانی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتظامیہ کی جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ وہ انتظامیہ نے بلڈوزر کی کارروائی انجام دینے میں عجلت کا مظاہرہ کیا، جبکہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں تشدد بڑھا، اس طرح کی رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے۔ وفد نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پروٹوکول کی رعایت کے بغیر شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر کس بنیاد پر آخر جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے اتنی جانیں جو ہیں وہ تلف ہوئی، اور انہوں نے اسے افسوسناک بھی قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے نمائندہ وفد کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ انتہائی روح فرسا ہیں، اور یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کا رول بہت ہی خراب تھا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس ظلم و زیادتی کے تمام حدوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، یہاں تک کہ دروازے توڑ کر اور جبراً گھروں میں گھس کر مرد و خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کوئی بھی انصاف پسند معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اتراکھنڈ میں اب یہ روایت بن گئی ہے کہ مسلم اقلیتوں سے منسوب عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ افراد جو ہے ویڈیو بنا کر ان انہدام پر جشن مناتے ہیں، جس سے ایک طبقے کی شدید دل آزاری ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال میں یہ جو صورتحال ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ اس سے ملک کی فضا مسموم ہو رہی ہے۔ سی اے کو نافذ کرنے کے امت شاہ کے اعلان کے بعد اسد الدین اویسی نے اس قانون کو ہندوستانی ثقافت کے خلاف قرار دیا ہے اور خالصتاً مذہب پر مبنی اس قانون کو قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی اے کو اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے این پی آر اور این آر سی کے ساتھ ہی دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم ہمیشہ سی اے کے خلاف رہی ہے اور اس کی مخالفت کرتی رہے گی۔ قانون ہے، بھارت کے آئین کے خلاف ہے، مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ہم ہرگز کبھی خلاف نہیں تھے کہ چاہے ہندو سکھ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن بھارت، اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسیس ہے اس کے بعد ان کو بھارت کی شہریت بھی دیتے ہیں۔ مگر یہ جو قانون بنایا گیا، صرف سی ڈبل اے کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے، سی ڈبل اے کو آپ کو این پی آر این آر سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اقلیت کو، دلتوں کو اور ان غریبوں کو، چاہے کسی مذہب کے ہو، ان کو تنگ کیا جائے۔ تو مجلس اس کے قانون کے خلاف تھی اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی، اور مجلس کی نمائندگی پر اس وقت کی ٹی آر ایس کی حکومت میں ہم نے تلنگانہ کی اسمبلی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سینسس گورنمنٹ کرائے گی مگر این آر سی این پی آر کا کام نہیں ہوگا۔ پارلیمانی انتخابات سے قبل کسانوں کے مرکزی حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کے اعلان کے بعد 3 مرکزی وزراء نے چندی گڑھ میں کسان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس ملاقات میں کسانوں اور وزراء کے درمیان بات چیت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اس پر جو ہے کسانوں نے اب دہلی کی طرف مارچ کرنے کے اپنے فیصلے پر وہ ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت نے اب انہیں روکنے کے لیے انتظامات کیے ہیں، جس کے لیے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ وہیں اسی کو لے کر کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پی ایم مودی سے سخت سوالات کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کسانوں کے راستے میں کیل کانٹے بچھانا امرت کال ہے یا انیائے کال۔ پرینکا گاندھی نے الزام لگایا کہ اسی غیر حساس اور کسان مخالف رویے نے 750 کسانوں کی جان لے لی تھی۔ دہلی پولیس نے 13 فروری کو کسانوں کے مارچ کی کال کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے قومی دارالحکومت دہلی اور اتر پردیش کے درمیان تمام سرحدوں پر اتوار سے ہی 11 مارچ تک پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ شرنگیزی اور نفرت کے لیے مشہور تلنگانہ کے بی جے پی کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کی شیو جینتی کے موقع پر 19 فروری کو میرا روڈ میں آمد اور 1 لاکھ حامیوں کے ساتھ ریلی کرنے کا اعلان کے بعد جو ہے وہاں اب خوف کا ماحول ہے۔ اسی کو لے کر میرا روڈ کی ذمہ دار شخصیات، سماجی اور رفاہی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور ان سبوں نے مل کر جو ہے پولیس کو خط لکھا ہے، اور پولیس کمشنر پانڈے اور سینئر انسپکٹر سے چند دن قبل ملاقات کر کے شکایت بھی کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں میرا روڈ نہ آنے دیا جائے اور ریلی نہ کرنے دی جائے، اس سے پرامن ماحول خراب ہو سکتا ہے اور قیام امن کے لیے مسلسل کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل گونڈی میں اسی طرح کی شکایت ایڈوکیٹ ابراہیم اور خواجہ غریب نواز ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے کی گئی ہے اور ٹی راجا کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
दरअसल टी राजा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इश्तिआल अंगेज़ी कर रहा है और मुसलमानों को सबक सिखाने की बातें करते हुए 1 लाख लोगों के साथ मीरा रोड पहुंचने की बातें कर रहा है। उसमें वो मुसलमानों को गालियां दे रहा है और बुलडोज़र कार्रवाई पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला की सताइश भी करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा झूठ बोलते हुए ये भी उसने कहा कि जिस तरह तुम लोगों ने हमारी बहन बेटियों पर पत्थर फेंके उसका जवाब मैं किस तरह दूंगा उसे देख लेना चाहिए। इस तरह की बातों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। दूसरी जानिब देखा गया कि एक मुख्तसर सा वीडियो पैगाम को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी को किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया वो हमने देखा ही है। लेकिन जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ेर अफ़शानी की जा रही है वो खुले आम जो है वो घूम रहे हैं, बल्कि वो रैलियों का तक ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और वो इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो कतर में जिन हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक़ अफसरान को सज़ाए मौत सुनाई गई थी उनको रिहा कर दिया गया है। बहरिया के साबिक़ फ़ौजियों के परेशान कुन ख़ानदानों को वज़ारत ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि वो तमाम सिफारती ज़राए को मुतहर्रिक करेगी और उन्हें वापस लाने के लिए क़ानूनी मदद का बंदोबस्त करेगी। वज़ारत ख़ारजा ने पीर को एक सरकारी बयान के ज़रिए मुत्तलिक किया है कि 8 साबिक़ बहरिया के अफसरान में से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। वहीं 8 भारतीय शहरी अक्टूबर 2022 से कतर में कैद थे और उन पर मुबैना तौर पर आबदोज़ प्रोग्राम की जासूसी का इल्ज़ाम था। सोमालिया के फ़ौजी अड्डे पर होने वाले हमले में 5 एहलकार जाँ भाग हो गए हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब इमारात और 1 का बहरीन से बताया जा रहा है, जबकि 4 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमला उस वक्त किया गया जब वहाँ एहलकार नमाज़ पढ़ रहे थे। उन एहलकारों में मकामी फ़ौजियों के साथ गैर मुल्की फ़ौजी भी शामिल थे जो कि सोमालिया की फ़ौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब ने गोडोन फ़ौजी बेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के फ़ौजी मरकज़ को उन्होंने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सरज़मीन पर किसी और को कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।